तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अब तो दिल्ली पुलिस का पेपर तो होने ही वाला है, ठीक है। और आने वाला क्या है, अब 1-2 दिन में पेपर चालू होने वाले हैं, तो आराम से दीजिएगा अच्छे से पेपर, ठीक है। तो जो हमारी जो पीवाई की सीरीज चल रही थी उसे आगे बढ़ाते हैं, और 1-2 दिन में जब पेपर आपका हो जाए तो मतलब कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, तो कभी लाइव आएंगे तब बातें करेंगे आपसे, ठीक है। अब तो कनेक्टिविटी तो थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है, बिकॉज लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो बातें भी थोड़ी सी कम सी हो पा रही हैं, पर चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आगे हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे और कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे जो भी आगे वाले ये जितने भी ये क्वेश्चन है। जैसे आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कोई किसी की ले रहा है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये PYQ जो आए हुए प्रश्न है वही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो परेशान ना हो किसी भी बात के लिए। ये आपका ये भी प्रश्न बना हुआ है आपका कि गुरु हरिगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने, जो सिख धर्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जाओ तो एक बार उसे रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। तो गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने जो है किस शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार हराया। तो मुगलों को जो हरगोविंद साहब का जो मतलब जो चल रहा था टाइम पीरियड, तो उन्होंने इनमें से किसको हराया था 4 बार? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो देखो भाई, ना तो ये है ये टाइम पीरियड ये भी उनका नहीं है, ना जहांगीर का है ना ही अकबर है, लेकिन ये शाहजहां है, ठीक है। शाहजहां को हराया था उन्होंने 4 टाइम, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर ये सिख धर्म की मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मैं यहाँ से सिख धर्म की बात करूँ आपसे, यहाँ से अगर मैं सिख धर्म के बारे में बात करूँ, अगर मैं यहाँ से सिख धर्म के बारे में बात करूँ, सिख इसकी भी सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिख धर्म से बात करूँ, सिख धर्म के संस्थापक हैं, जो संस्थापक हैं इनके, ठीक है, जो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके गुरु नानक, ठीक है। इन्होंने ही लंगर प्रथा जो गुरुद्वारे में चलती है, लंगर प्रथा का प्रारंभ किया, ठीक है, प्रारंभ किया। और गुरु नानक की किताब भी है, गुरु नानक साहब की एक किताब भी है जिसका नाम है जपू जी। क्या नाम है उसका? जपू जी। अच्छा, सिख धर्म के बारे में बात करूं तो सिख धर्म में कितने गुरु हुए? टोटल 10 गुरु हुए। टोटल 10 गुरु हुए। टोटल क्या? 10 गुरु हुए। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। अब 10 गुरु कौन कौन से हैं वो, अगर हम बात करेंगे 10 गुरु के बारे में, तो देखो, नंबर 1 में तो गुरु नानक साहब हो गए। नंबर 2 की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पे हैं आपके गुरु अंगद। क्या? गुरु अंगद के बारे में बात करूं तो गुरु अंगद ने क्या किया था? उन्होंने क्या, लंगर प्रथा जो थी आपकी चल रही थी, लंगर प्रथा जो चल रही थी उसको परमानेंट किया, उसको स्थायी किया, ठीक है, स्थायी किया। क्या किया? स्थायी कर दिया भाई साहब। जब से चली आ रही है ये, स्थायी कर दिया। और इन्होंने क्या किया, ये जो है गुरु अंगद के बारे में बात करूं तो गुरु अंगद जो हैं गुरु नानक के ही शिष्य हैं, ठीक है, गुरु नानक के ही शिष्य हैं। और इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया, ठीक है, निर्माण किया। और अगर हमारे अगले की बात करूं, नंबर 3 में गुरु हैं हमारे गुरु अंगद के बाद अमरदास, गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास के बारे में बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी सबकी है भाई, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो सभी की है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी एक के बारे में पढ़ लिया। पूछा जा सकता है कि किसने क्या कर दिया, ये भी तो पूछा जा सकता है, कि देखो गुरु अमरदास इन्होंने क्या, ये जो हैं सती प्रथा के विरुद्ध में थे, सती प्रथा के विरुद्ध में थे, ठीक है। सती प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने, या कह सकते हो सती प्रथा के विरुद्ध में थे, तो इन्होंने साथ किसका दिया, ठीक है। तो साथ किसका दिया इन्होंने साथ दिया भाई साहब, इन्होंने साथ दिया किसका? अंतरजातीय विवाह का। अंतरजातीय समझते हो, जो अन्य जातियों में कर देते हैं, अंतरजातीय विवाह और प्लस विधवा पुनर्विवाह,
ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, इनका इन्होंने साथ दिया। नंबर 4 पे जो गुरु है हमारे वो हैं आपके रामदास, गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास। गुरु रामदास के बारे में क्या है, गुरु रामदास के बारे में बात करूं तो इन्होंने क्या है, इन्होंने अमृत सरोवर की स्थापना की, जो बाद में 1577 में अमृत शहर बन गया, अमृत शहर बन गया, ठीक है, अमृत शहर बन गया। इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के समय अकबर ने पंजाब का 1 साल का कर माफ किया, ठीक है। तो गुरु रामदास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने अमृतसर सरोवर की स्थापना की जो बाद में 1577 में अमृतसर शहर बन गया, और इन्हीं के समय में अकबर ने पंजाब का 1 साल का कर माफ किया, ठीक है। तो अगले गुरु के बारे में बात करेंगे, गुरु 5वें नंबर पे गुरु हैं आपके, वो है गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करूं, गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करूं तो इनकी हत्या ये पूछ लेता है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी। पेपर में काफी बार पूछा गया है, दिल्ली पुलिस प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन बना था कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, ठीक है। गुरु अर्जुन देव के बारे में मैंने बता दिया है। इनकी हत्या जो है जहांगीर ने करवाई थी, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। नंबर 6 पे गुरु के बारे में बात करेंगे। नंबर 6 गुरु हरे गोविंद, गुरु हरगोविंद के बारे में बात करूंगा तो इन्होंने क्या किया था। गुरु हरगोविंद के बारे में बात करूं, इन्होंने सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया, योद्धा रूप प्रदान किया। इन्होंने सिखों को क्या किया था। इन्होंने सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया। और क्या किया था इन्होंने क्या किया था। इन्होंने 1608 में शाहजहाँ की मुगल सेना को हराया था। शाहजहाँ की मुगल सेना को हराया था, ठीक है। तो गुरु हरिगोविंद ने ही शाहजहाँ की मुगल सेना को हराया था। तो देखो, गुरु हरिगोविंद के नेतृत्व में सिखों के शासनकाल में किसको हराया था। तो ये शाहजहाँ को हराया था। किसको हराया था। शाहजहाँ को हराया था, ठीक है। शाहजहाँ को हराया था, ठीक है। अब 7वें गुरु के बारे में बात करेंगे हम। 7वें नंबर के गुरु जो हैं आपके वो हैं गुरु हरिराय। इन्होंने क्या किया था। इन्होंने क्या किया। इन्होंने
दारा सिको, दारा सिको का साथ दिया, का साथ दिया, का साथ दिया, इन्होंने दारा सिको का साथ दिया। ठीक है, अगले गुरु के बारे में बात करूं, गुरु 8, गुरु हरिकिशन, गुरु हरिकिशन, गुरु हरिकिशन। इनके साथ क्या हुआ था? इनके साथ बस इतना सा हुआ था कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, चेचक से हुई थी। इनकी मृत्यु किससे? चेचक से हुई थी। ठीक है, नंबर 9 ग्रुप की बात करेंगे, 9 ग्रुप, 9 नंबर पे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की मैं बात करूं तो गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करूं, इनकी हत्या किसने कराई थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी, औरंगजेब ने कराई थी। इनकी शहादत, इनकी जो शहादत है, इनकी जो शहादत है वो आज भी आपने सुना होगा। दिल्ली का जो दिल्ली का जो चांदनी चौक जो मार्केट है, वहाँ पे जो इनके शीश को इनके कटवा के जो लटका दिया गया था, ठीक है, वो वहीं पे है। और इन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। हिंद की चादर, हिंद की चादर, हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले गुरु की बात करूंगा, गुरु 10, गुरु नंबर 10। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन बना था कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, या सिखों के 10वें गुरु कौन से थे। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में बस 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने। और इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है जफरनामा, जफरनामा इनकी किताब का नाम है। ठीक है, तो सिख धर्म के बारे में मैंने शुरुआत जितना था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सब कुछ मैंने एक पॉइंट करके सब कुछ समझा दिया है सिख धर्म के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे हम। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई? क्या हुआ इसे? अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है? संविधान संशोधन कौन से भाग में है? तो संविधान संशोधन ये भाग 10 में बिल्कुल भी नहीं है, भाग 21 में बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, भाग 15 में बिल्कुल भी नहीं है। भाग 15 में आपका निर्वाचन है, भाग 15 में आपका निर्वाचन है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध, ठीक है। भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 10 में आपको पता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, ये है। भाग 20 में आपको पता ही है, भाग 20 इसका जवाब है। संविधान संशोधन भाग 20 में ही है। ठीक है, बाकी के भाग जो बच्चे हैं मैं आपको बता दूं। भाग 1
भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 को क, भाग 4, भाग 4 को क, भाग 5, भाग 6, भाग 7। देखो भाग 1 की संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र भाग 1 में। भाग 2 में आपको पता ही है नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में डीपीएसपी है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व। भाग 4 में मूल कर्तव्य, आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51 का ए में, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, जिससे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित था। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में आपको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसमें आर्टिकल जो है आपको पता है, आर्टिकल इसमें 238 था, जो कि भाग सेक्शन भाग बी को दर्शाता था इसके, ठीक है, तो ये अब निरस्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है भाग 7। भाग 8 के बारे में मैं बात करूं, भाग 9 के बारे में, भाग 10, 11, 12, 13, 14 और 14 को क, ठीक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 के बारे में बात करूं तो भाग 9 पंचायत दर्शाता है, पंचायत दर्शाता है, पंचायत। भाग 9 को क, 9 को ख, 9 क जो है आपको पंचायत और नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। 9 ख जो है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के बारे में बताता है ये। भाग 10 के बारे में बता दूं, भाग जो 10 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ये मैंने बता दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, और जनजाति क्षेत्र जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। भाग 11 संघ प्लस राज्य के बीच में संबंध, संघ व राज्य के बीच में संबंध। भाग 12 जो है वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति संविदा और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ठीक है। यहाँ पे मैं खाली रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ना कि लिखा रहा हूँ, तो पूरा पूरा लिखूंगा मैं। भाग 13, भाग 14, भाग 14 को क के बारे में बात करूंगा, फिर भाग 15, फिर भाग 16, 17, 18 और 19, ठीक है। 13 व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, वाणिज्य व समागमन, व समागमन के बारे में बात करता है। 14 के बारे में मैं आपसे बात करूं, 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन अधीन सेवाएं, ठीक है, क्या सेवाएं, ठीक है। 14 को अधिकरण के बारे में बात करता है, 14 को अधिकरण, अधिकरण, ठीक है। 15 के बारे में बात करूं, 15 निर्वाचन के बारे में बात करता है, निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 के बारे में बात करूं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में, संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ठीक है। 17 राजभाषा दर्शाता है, 17 राजभाषा को दर्शाता है, 17 राजभाषा को दर्शाता है। 18 जो है आपात उपबंध है, 18 जो है आपात उपबंध है, आपात उपबंध है 18, आपात उपबंध 18। 19 जो है आपका प्रकीर्णन को दर्शाता है, 19 जो है आपको प्रकीर्णन के बारे में दर्शाता है, ठीक है। 20 में बता चुका हूँ आपको, 21 भी बता चुका हूँ, 22 और बता रहा हूँ यहाँ पे। 22 जो है आपका संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्रारंभ, ठीक है, और हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन, ये है, ठीक है। भाग 22 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज पर हवा का तापमान कितना होता है, तो उसमें होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? तो भजन सम्राट कहा जाता है अनूप जलोटा को। किसको? अनूप जलोटा को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था? तो 44वां शतरंज ओलंपियाड जो वो किया गया था वो तमिलनाडु में किया गया था आपका। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये पहली बार किया गया था, पहली बार किया गया था भारत के इतिहास में, पहली बार किया गया था जो चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ठीक है, मामे खान एक भारतीय लोक गायक जो अपने सूफी और लोक संगीत प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, वो राजस्थान से हैं भैया। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं आपके। कहाँ से? राजस्थान से। वैश्वीकरण देशों को जोड़कर परिणाम देगा, क्या देगा? उत्पादों के बीच अधिक स्पर्धा, उत्पादों के बीच कम स्पर्धा, उत्पादों के बीच स्पर्धा में कोई बदलाव नहीं, या उत्पादों द्वारा मूल्य वृद्धि। तो ये देगा उत्पादों के बीच, उत्पादों के बीच अधिक अधिक स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, उत्पादों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, ये होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूं, ये है, ये जो है NEP, यहाँ पे NEP जो नीति आई थी, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति जो आई थी, ये आई थी 1991 में, जिसे सिंह राव सुधार समिति के नाम से भी जानते हैं, सुधार समिति के नाम से भी जानते हैं, समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय इस नीति जो थी, इस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह थे। और PM जो थे वो नरसिम्हा राव थे। ठीक है, PM जो थे वो नरसिम्हा राव थे। और एक बात और बता दूं यहाँ पे आपको, मनमोहन सिंह को ही भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। क्या? अग्रदूत कहा जाता है। यानी कोई भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, मनमोहन सिंह को ही भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इस नीति के द्वारा क्या हुआ था? इस नीति के द्वारा 3 बदलाव लाए गए थे। 3 बदलाव लाए गए थे, जिसमें पहला है आपका उदारीकरण। उदारीकरण में क्या हुआ था? इसमें देश की अर्थव्यवस्था को उदार कर दिया था, उदार किया गया। ठीक है, और व्यापार को सरल व जो रूल्स थे या प्रतिबंध थे उन्हें कम कर दिया गया, ताकि बाहर की कंपनियां अपने देश आ
अपने देश आ सकें और व्यापार कर सकें। ठीक है, अपने देश आ सकें और व्यापार कर सकें। अगला देखेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 पे निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण का मतलब क्या है मेरे भाई? निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटेशन। प्राइवेटेशन मतलब ये और दो कंपनीज को प्राइवेट कर दिया गया, मतलब प्राइवेट मतलब निजी हाथों में सौंप दिया। ठीक है, तो और जो नौकरशाही थी, जिससे नौकरशाही को कम कर दिया गया, वह नौकरशाही को कम कर दिया गया। नौकरशाही को कम कर दिया गया। अब नौकरशाही को कम कैसे कर दिया गया? नौकरशाही को कम कैसे कर दिया गया? नौकरशाही को कम इसलिए कर दिया गया, कंपनीज है, अगर मान चलो सरकार ने कोई कंपनी खोली, ठीक है, सरकार ने कोई कंपनी खोली, अब सरकार चुनेगी लोगों को काम करने के लिए, तो एज अ नौकर कि सरकारी, अब जैसे बोलते हैं मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तो नौकरी मतलब मैं नौकर बन जाऊं, सरकारी नौकर बन जाऊं। सरकारी नौकर के लिए तो सारे काम हो रहे हैं ना। अब कोई चीज अगर मेरी कंपनी है, अगर मैं स्वयं किसी कंपनी को चला रहा हूं, तो मैं नौकर क्या उसमें, मैं तो मालिक हूं भाई। तो जैसे ही कुछ कंपनीज हैं उन्हें प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, प्राइवेट लोगों से संभाल रहे हैं, तो वो नौकर थोड़ी ना है, तो नौकरशाही को यहाँ पे कम कर दिया गया ना। तो इसी में कंपनीज को जो है प्राइवेट कर दिया गया और इसमें नौकरशाही जो है उसे कम कर दिया गया। ठीक है, इसका तत्व तो ये है। अगला देखेंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 पे देखेंगे, नंबर 3 जो चेंजिंग लाए थे वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या है मेरे भाई? वैश्वीकरण का मतलब ये है कि इसमें अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर दिया गया। दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया गया तथा देशों का एकीकरण किया, तथा देशों से एकीकरण किया गया। एकीकरण किया गया और दूसरे देश जाकर या विदेश जाकर व्यापार किया गया। तो इसे कहते हैं, इसका मतलब है वैश्वीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा हुआ है जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे? तो ये है आपका आर्टिकल 51A जी। अच्छा, मैं यहाँ से बात करूँ, ये जो है हमारे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य। वैसे मूल कर्तव्य हमारे 10 हैं, 10 नहीं हैं, 10 थे, अभी 11 हैं। अब ये 10 कैसे? ये 44वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े। ठीक है, ये 10 जो है 44वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ये 10 कौन कौन से थे? देखो, 51A का ए जो है एंथम, यानी कि ए फॉर एंथम, मतलब ये याद करने का वो है, मतलब ये है कि संविधान का पालन करें, संविधान का क्या पालन करें। ठीक है, 51 का ए का बी जो है, बी फॉर मतलब स्वतंत्रता
स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, के आदर्शों का पालन करें, के आदर्शों का पालन करें। ठीक है, 51 को ए का सी क्या बोलता है, 51 सी बोलता है कि देश की अखंडता या संप्रभुता, देश की एकता अखंडता संप्रभुता की रक्षा करें, संप्रभुता की रक्षा करें, की रक्षा करें। ठीक है, की रक्षा करें, की रक्षा करें। 51वें का ए का डी क्या बोलता है, डिफेंस, यानी कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, रक्षा करें तथा आह्वान होने पर या खतरा होने पर, समझे, आह्वान होने पर देश की सेवा करें, देश की सेवा करें, देश की सेवा करें, देश की सेवा करें। ई फॉर 51वें का ए का ई बोलता है इक्वलिटी, मतलब समान भाईचारा रखें, समान भाईचारा रखें, भाईचारा रखें। ठीक है, समान भाईचारा रखें, सद्भावना रखें तथा सद्भावना रखें। ठीक है, तथा सद्भावना रखें। ठीक है, 51वें का ए का एफ आदरवादी, मतलब सामाजिक संस्कृति को बनाए रखें, सामाजिक संस्कृति की परंपरा को की गौरवशाली मर्यादा रखें, गौरवशाली मर्यादा रखें, गौरवशाली मर्यादा रखें। ठीक है, गौरवशाली मर्यादा रखें। 51वें का ए का जी, EFG। ठीक है, जी बोलता है मेरे भाई प्राणी तथा प्राकृतिक जीव वनस्पति। ठीक है, की रक्षा करें, की रक्षा करें। जो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो कि वो जीवित प्राणी हो। ठीक है, तो प्राणी तथा प्राकृतिक जीव वनस्पति की रक्षा करें। ठीक है, 51वें का ए का एच ह्यूमैनिटी, मानवतावादी सोच रखें, मानवतावादी तथा वैज्ञानिक सोच रखें, वैज्ञानिक सोच रखें। और ABCDEFGHI, आई की बात करूं, इनकम, मतलब देश की संपत्ति की रक्षा करें, देश की संपत्ति की रक्षा करें, जे 51वें का ए का जे क्या बोलता है, जे बोलता है जंप, यानी होता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में आगे बढ़ें। ये है आपके 10 मूल कर्तव्य, ये हैं आपके 10 मूल कर्तव्य। अब आगे देखें 11वां में क्या बोलता है मेरे भाई। 11वां जो बोलता है, 11वां जो है आपका मूल कर्तव्य जो है, आपको पता है ये जो है 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 2002 में, जो कि आपको पता है आर्टिकल 51
ए में, जो मैंने आपको जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें बोला गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा क्या क्या गया था? 86वें संविधान संशोधन से मैं बताऊं क्या क्या जोड़ा गया था। देखो 86वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था। 86वें, एक तो ये आर्टिकल 45 जोड़ा था, आर्टिकल 45 जोड़ा गया था। एक आर्टिकल जो है आपका 21A जोड़ा गया था। ये आपकी 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़े गए थे, 2002 से जोड़े गए थे, ठीक है। कभी ये डेट भी पूछ लेता ये वाली कि 86वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, ठीक है। ये तो पूछा गया है, अगर आपने प्रीवियस पेपर लगाए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा निम्न में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर 5 नए राज्य बनाए गए थे। बहमनी साम्राज्य को तोड़कर 5 नए जो राज्य बनाए थे आपके, बहमनी साम्राज्य को तोड़कर जो 5 नए राज्य बनाए थे आपके, तो देखो 5 जो नए राज्य बनाए थे वो बनाए गए थे आपके। एक तो गोलकुंडा बनाया गया था, एक बरार, एक बीदर बनाया गया था आपका। गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर, ठीक है। तो इनमें से कौन बहमनी साम्राज्य को तोड़कर नया एक था, तो ये था गोलकुंडा। 5 बनाए गए थे ना, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर, ये 5 बनाए गए थे, ठीक है। अगला देखेंगे। निम्न में से किसने राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर एक पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया गया था? एक ये तो ये है, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने, ठीक है। अगला देखेंगे, बाधा दौड़ स्पर्धा में पुरुषों के लिए मानक दूरी क्या थी? पुरुषों के लिए मानक दूरी तो जो थी 110 मीटर, और छोटी दौड़ के लिए 110 मीटर थी, और बड़ी दौड़ के लिए कितनी थी? 400 मीटर थी। बड़ी दौड़ के लिए कितनी थी? 400 मीटर थी। अगर मैं अन्य खेलों के बारे में बात करूं तो आपका वॉलीबॉल के बारे में बात करूं, वॉलीबॉल के लिए मैं बात करूं, वॉलीबॉल के लिए जो महिलाओं के लिए जो नेट की दूरी होती है वो 2.43 मीटर होती है, नहीं 2.24 मीटर की होती है, ठीक है। और जो मेल के लिए जो होती है वो होती है 2.43 मीटर, 2.24 मीटर और 2.43 मीटर होती है, ठीक है। ये मेल के लिए होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मैं गोल्फ के बारे में बात करूं, गोल्फ से संबंधित कुछ कप है, तो वो कौन कौन सी कप है मेरे भाई? गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप, राइडर कप, डनाहिल कप, प्रिंस कप और सर्किट कप। और कौन सा? सर्किट कप। और कौन सा? सर्किट कप। और कौन सा? सर्किट कप, ठीक है। अगर मैं बात करूं लॉन टेनिस के बारे में, उसकी जो टेबल की जो लंबाई चौड़ाई वो कितनी होती है? 78 × 27 फीट होती है। टेबल टेनिस के बारे में बात करूं, टेबल की ऊंचाई कितनी होती है उसमें? टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? टेबल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? ऊंचाई जो होती है वो 76 मीटर होती है, 76 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये फीट में होती है, 76 सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। लॉन टेनिस के बारे में मैंने बात कर लिया, टेबल टेनिस के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा राव फूले के बारे में बता दूं, इन्होंने गुलामगिरी लिखी गई थी 1873 में। और ज्योतिबा राव फूले के बारे में बात करूं, ज्योतिबा राव फूले के बारे में बात करूं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने
1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने ही जो है गुलामगिरी की 1873 में ही ये किताब लिखी थी, इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। इन्होंने ही जो है गुलामगिरी जो किताब है 1873 में, ये गुलामगिरी जो है इन्होंने ये किताब लिखी है। फैक्ट के बारे में बात करूं, द सर्वे इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी द सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, एक चीज और मैं अगर मैं बात करूं प्रार्थना समाज के बारे में बात करूं यहाँ पे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी होना चाहिए कि 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इनके साथ इनकी हेल्प किसने की थी? तो इनके साथ इनकी सहायता जो की थी वो आपको पता है केसी सेन ने की थी, ठीक है, केसी सेन ने की थी और महादेव रनाडे ने भी की थी, और महादेव रनाडे ने भी की थी, ठीक है, और महादेव रनाडे ने भी की थी। अगला देखेंगे, बैक्वेरेल जो प्रति सेकंड एक विघटन डीपीएस के बराबर है किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया था? ये बीक्यू, बैक्वेरेल बीक्यू के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, हुकमर्क नामक एक, अच्छा अरे यार यहाँ पे आ जाओ ना। हुकमर्क नामक नेमेटोड परजीवी किस वन से संबंधित है जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी के माध्यम से फैलता है? तो ये जो है आपका एंक्लोस्टोमा है, ठीक है। हुकमर्क नामक लिमिटोड परजीवी किस वन से संबंधित है? ये एंक्लोस्टोमा है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है? तो ये जो है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, ठीक है। उच्च आय वर्ग पर कर की दरें बढ़ा दी गई जिसके परिणाम स्वरूप आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? जनसंख्या, एक बात हमेशा याद रखना कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी भी PYQ में क्वेश्चन मैंने सीरीज देखी है, लगाई भी है, देखा भी है सब कुछ, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के मैं बारे में बात करूं तो इसमें कम से कम मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना के आए हैं, 2 तो पक्के हैं जनगणना के, ठीक है। तो अभी आप जाओ तो प्लीज एक बार जनगणना देख के जरूर जाना, ठीक है। अब जनगणना के बारे में मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे बात कर रहा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनगणना 10 करोड़ से अधिक है? देखो, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका जवाब होगा आपका क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अब महाराष्ट्र कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी देखो जनगणना के बारे में मैं आपको बता दूं कि जनगणना में टॉप पे जो हैं एक तो आपका यूपी, आपको पता ही है यूपी भारत में सबसे ज्यादा टॉप पे राज्य में, ठीक है। फिर यूपी के बाद बिहार है आपका, नहीं सॉरी, यूपी के बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है आपका बिहार जो कि टॉप पे है, टॉप 3, ठीक है। अगर मैं लो की बात करूं, कम की बात करूं तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो है आपकी सिक्किम में,
वो है आपकी सिक्किम में, सिक्किम में, सिक्किम में, सिक्किम के बाद है आपकी मिजोरम में, मिजोरम में, मिजोरम में, और मिजोरम के बाद है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मिजोरम के बाद है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ये टॉप 3 जनसंख्या जिसकी है। तो यहाँ पे ना तो आपका यूपी है, ना ही आपका यूपी के बाद महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, अगर यूपी होता तो आपको पता है कि 10 करोड़ से अधिक तो आपको यूपी की हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं जनगणना के अन्य फैक्ट के बारे में बात करूँ यहाँ पे, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पे आपसे जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करूँ, घनत्व समझते हो? घनत्व का मतलब होता है कि एक स्क्वायर फीट की जो मतलब एरिया है उसमें कितने लोग रहते हैं। ठीक है, जो 1000 जो वर्ग जो मतलब की एरिया होती है उसमें कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व के मैं बारे में बात करूं तो टॉप की बात करूं, सबसे ज़्यादा जो बहुत कम जगह में और ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो आपके बिहार में रहते हैं। ठीक है, बिहार में। उसके बाद फिर आपके पश्चिम बंगाल में रहते हैं बाबूजी। ठीक है, अगर मैं लोग की बात करूं, मतलब ज़्यादा जगह में कम लोग, जो बोलते घने लोग की मैं बातें करूं तो जो छोटी छोटी मतलब इतनी सी जगह में इतने से आदमी जो रहते हैं वो बिहार में रहते हैं। आप इस भाषा में समझ लो। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अगर मैं कम से कम की बातें करूं तो सबसे जो कम अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिजोरम में रहते हैं। फिर उसके बाद कहाँ पे रहते हैं? मिजोरम में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे रहते हैं? मिजोरम में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पे रहते हैं? मिजोरम में रहते हैं। अगर मैं जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के, अगर 10 की जनगणना के बारे में बात करूँ, 10 की जनगणना के बारे में बात करूँ, 10 की जनगणना के बारे में बात करूँ तो 10 की जनगणना के बारे में यहाँ पे बात करूँ, 1 मिनट के लिए यहाँ पे इसे ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं। ठीक है, 10 की जनगणना के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ, 10 की जनगणना जो होती है 10 साल के जो गैप में कितना परसेंटाइल मतलब कितना ये कम हुआ, बढ़ोतरी हुई, क्या क्या हुआ, उसे बोलते 10 की जनगणना में। तो 10 की जनगणना के हिसाब से अगर मैं बातें करूं, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है, जो टॉप पे जो वृद्धि हुई है साहब, वो ये आपकी मेघालय में। ठीक है, वृद्धि की बात करूं, टॉप की बात मतलब वृद्धि की बात करूं, 10 की जनगणना में जो वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा किस राज्य में हुई है, तो वो हुई है आपकी मेघालय में। ठीक है, दिल्ली पुलिस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर राज्य ना पूछ के यूटी पूछ ले तो वो है आपकी दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली ये है। ठीक है, अगर राज्य की पूछे तो आपका मेघालय हो गया, अगर वो यूटी के बारे में पूछे तो दादर नगर हवेली हो गया। ठीक है, अगर वो कम की पूछे, अगर 10 की वृद्धि दर में ये बताओ 10 साल के अंदर ऐसा कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या जो है बढ़ने की जगह घट गई, तो वो है आपकी नागालैंड। क्या है? नागालैंड है। ठीक है, अगर मैं यूटी के बारे में बात करूं तो वो है लक्षद्वीप। ये पूछा गया है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप यकीन क्यों नहीं करोगे भाई, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो टॉप की पूछे तो कि 10 की वृद्धि जनगणना में जो टॉप जो बड़ी वृद्धि हुई है तो वो मेघालय में हुई है वृद्धि, मेघालय में हुई है। ठीक है, मेघालय में हुई है। अगर वो पूछे कि भाई साहब चलो राज्य छोड़ो, अगर मुझे आप ये बता दो कि यूटी कौन सा है, तो वो दादर नगर हवेली है। ठीक है, अगर वो कम पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य जो 10 साल के अंदर जहां पे जनसंख्या बढ़ने की जगह पे घट गई है, तो वो है नागालैंड। और भाई साहब जहां नाग रहेंगे वहां तो जनसंख्या घटेगी, वो डसेगा, लोग मरेंगे। ठीक है, और ये लक्षद्वीप, ये क्या लक्षद्वीप, ये इसको याद करने का तरीका ये है, मेघालय जहां मेघ, वहां ये नहीं आएगा। ठीक है, और जहां नागालैंड है वहां पे क्या लक्षद्वीप है, क्योंकि इनका एक अपने आप में लक्ष्य होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, अगला देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और अगर अन्य फैक्ट के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करूंगा आपकी साक्षरता के बारे में। साक्षरता के बारे में अगर मैं बात करूं तो साक्षरता लगभग 17.1% है अप्रॉक्स में बात करूं। 10 की साक्षरता के बारे में बात करूं, 10 की साक्षरता के बारे में बात करूं, 10 की साक्षरता के बारे में बात करूं तो जो एक्चुअल में जो भारत की जो 10 साल में जो साक्षरता में जो डिफरेंस आया हुआ है तो लगभग 17.1% है, 17.1% है। ठीक है, लगभग एक्चुअल में ये इधर उधर हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि 10 की साक्षरता की है, 10 की साक्षरता के बारे में बात करूं, वृद्धि की बात करूं में वृद्धि, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे 10 साल के अंदर भाई साहब वृद्धि हुई है साक्षरता के अंदर, तो वो है आपका त्रिपुरा। अगर बारे में बात करूं
जनगणना के बारे में मैं एक्चुअल में अगर मैं बात करूं जनगणना के बारे में, तो आपको पता है विश्व स्तर की मैं बात करूं तो विश्व में आधुनिक जनगणना के बारे में बात करूं, विश्व में आधुनिक जनगणना जो है आधुनिक जनगणना जो हुई थी वो 1749 में और स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी, ठीक है, स्वीडन में हुई थी। अगर मैं अगले फैक्ट के बारे में बात करूं कि विश्व स्तर पे विश्व में 10वीं जनगणना की शुरुआत जो है भाई साहब यूएसए में हुई थी, अमेरिका में। कब हुई थी? 1749 में, ठीक है। अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं, यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम जनगणना का प्रयास सर्वप्रथम जनगणना का प्रयास जो है 1872 में मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अगला फैक्ट जो है भारत में नियमित जनगणना जो हुई थी आपकी, भारत में नियमित जनगणना जो हुई थी आपकी, वो हुई थी 1881 में रिपन के शासनकाल में। और इस समय जो जनगणना आयुक्त जो थे, इस समय जनगणना आयुक्त जो थे वो थे आपके WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे, ठीक है। अगर मैं अगला फैक्ट बात करूं यहाँ पे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी, जनगणना 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी, ठीक है, हुई थी। इस समय जो जनगणना आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त जो थे वो थे आपके R.A. गोपाला स्वामी। R.A. गोपाला स्वामी, ठीक है। इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे आपके R.A. गोपाला स्वामी। अगर मैं अगले फैक्ट की यहाँ पे बातें करूं, और सबसे पहले साक्षरता को उठाऊं, तो साक्षरता के मैं बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था मैं वो आपको बताऊंगा। साक्षरता में अगर टॉप की बात करूं, टॉप की राज्य में कौन सा है? तो वो केरला है। टॉप की बात करूं तो वो केरला है। अगर मैं लो की बात करूं, कम की बात करूं, तो वो है आपका बिहार, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक बात और बात करूं, एक बात, सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पे साक्षर है? सबसे ज्यादा अगर पुरुष की बात करूं, अगर मैं मेल की बात करूं तो वो कहाँ पे है? वो है आपके केरला में, अगर सबसे ज्यादा मैं फीमेल की बात करूं, अगर महिलाओं की बात करूं तो वो भी आपके केरला में ही है। और ये प्रश्न बना था आपका फीमेल वाला जो है, ये प्रश्न बना था, ठीक है, फीमेल वाला बना था ये। सबसे ज्यादा मेल कहाँ पे? केरला में। सबसे ज्यादा फीमेल कहाँ है? वो है केरला में। अगर मैं यहाँ से एक बात और करूँ आपसे, कि सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता कहाँ पे है? शहर में साक्षरता कौन से राज्य में है? तो वो है आपका शहरी साक्षरता के बारे में बात करूं तो वो है आपका मिजोरम, ठीक है। और कम कहाँ पे है? कम है आपका यूपी में। अगर ग्रामीण के मामले में मैं बात करूं, ग्रामीण स्तर पे बात करूं तो ग्रामीण स्तर पे सबसे ज्यादा कहाँ साक्षर है? सबसे ज्यादा साक्षर की बात करूं, सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ पे है ग्रामीण में? तो वो है आपके केरला। अगर कम की बात करूं, सबसे कम ग्रामीण कहाँ पे हैं? सबसे कम ग्रामीण कहाँ साक्षर है? सबसे कम ग्रामीण कहाँ साक्षर है? ग्रामीण कहाँ साक्षर हैं? तो वो है आपके कहाँ पे? वो है आपके यूपी मिजोरम। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो है आपका
वो आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है वो है आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो जनगणना से आपके प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ एक बार मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जनगणना को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, आपको पढ़ के जाना है। अगला देखेंगे कि वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी का गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो वो थे आपके विनायक दामोदर सावरकर साहब, विनायक दामोदर सावरकर साहब, ठीक है। भारत में जनगणना किस वर्ष से एक नियमित 10 वर्षीय अभ्यास बनी थी? अभी मैंने आपको बताया था कि नियमित जनगणना जो है भारत में 1881 से चालू हुई थी, 1881 से। ये जो है 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। 1951 में क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र 1951 में क्या हुआ था? 1951 में क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, पहली जनगणना जो हुई थी, जनगणना जो हुई थी वो हुई थी, ठीक है। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी और नियमित की मैं बात करूं तो वो 1881 में हुई थी, ठीक है। देखो अगला, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसके बारे में बात करूं तो ये जो लिखी हुई है द एडवेंचर जो है मार्क ट्वेन ने लिखी है, ठीक है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी जो है फिन, ये जो है मार्क ट्वेन ने लिखी है, मार्क ट्वेन ने लिखी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे बताओ किरण बेदी, अगर मैं बात करूं किरण बेदी की किताब बताओ मुझे, कोई भी किरण बेदी की किताब बताओ, किरण बेदी की तो किरण बेदी की जो किताब है आपकी, किरण बेदी की किताब जो है आपकी, किरण बेदी की जो किताब है आपकी, एक तो यही है कि हिम्मत है, क्या हिम्मत है भैया, हिम्मत है, ये तो एक ये है, एक है आपकी क्रिएटिंग लीडरशिप, ये भी आपकी किसकी है? ये भी आप किरण बेदी की है, ठीक है। हिम्मत है और क्रिएटिंग लीडरशिप, ठीक है, ये किसकी है आपकी? ये भी इन्हीं की है, ठीक है। अगला देखेंगे हम, चलो एक और बता दो, अगर बताना चाहो तो। चलो अरविंद अडिग की बता दो आप मुझे, अरविंद अडिग की किताब बता दो कोई मुझे, 2-3। देखो एक तो इनकी फेमस किताब है, ये पूछा गया है इसलिए मैं बार बार इसे रिवाइज करा रहा हूँ आपको। एक तो आपकी एमनेस्टी है, ये पूछा गया है आपकी एमनेस्टी। एक ये है सिलेक्शन डेज आपकी इन्हीं की है, ठीक है। और द लास्ट मैन इन द टावर, द लास्ट मैन इन द टावर, ये भी इन्हीं की है। और एक इनकी सबसे फेमस किताब जिनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, मान बुकर पुरस्कार मिला था 2008 में, व्हाट टाइगर, इसके लिए इन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला था, मान बुकर पुरस्कार मिला था इन्हें 2008 में, ठीक है। इनकी अरविंद अडिग के बारे में आपको बता दूं तो अगला देखेंगे सिमुक मौर्योत्तर युग निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक? सिमुक जो है सातवाहन वंश का है, सातवाहन वंश का है। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? वो है कुजुल कड़िपसेस, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़िपसेस हैं, ठीक है। पार्थियन वंश के जो है आर्नेस प्रथम जो है पार्थियन वंश के संस्थापक। कण्व जो है वासुदेव, कण्व वंश के संस्थापक जो है वासुदेव है, ठीक है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव है, पार्थियन के आर्नेस प्रथम है और कुषाण के कुजुल कड़िपसेस हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हरित क्रांति, इसका उदाहरण क्या है? कैसे तकनीकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है? ये है, ठीक है। कैसे तकनीकी कृषि उत्पादन में बदलाव ला सकती है? ये है हरित क्रांति, इसका उदाहरण ये है, ठीक है। लाल किले का निर्माण इनमें से किस सम्राट द्वारा करवाया गया था?
लाल किले का निर्माण जो है आपका किसने किया था? जहांगीर ने किया था? बिल्कुल नहीं किया था आपका। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बिल्कुल भी नहीं किया था इन्होंने तो, ठीक है। ये तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ये तो आपके दिल्ली सल्तनत से रहे, ठीक है, जो कि लाल किले का निर्माण मुगल काल में हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये तो बिल्कुल भी नहीं है साहब, इन दोनों में से कोई हो सकता था, लेकिन ये तो है ही नहीं जहांगीर, तो ये शाहजहां है, ठीक है। अब शाहजहां के अन्य जो है इन्होंने क्या क्या बनवाया था शाहजहां ने, शाहजहां के जो अन्य, शाहजहां के बारे में बात करूं, शाहजहां के बारे में, शाहजहां ने अन्य किस किस का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने भाई साहब करवाया था आपका, देखो शाहजहां ने एक तो आपका शीश महल बनवाया था, शीश महल शाहजहां ने बनवाया था, शीश महल शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। एक आपका मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाया था। और जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर का मकबरा बनवाया था लाहौर में, मकबरा जो लाहौर में, ठीक है, जहांगीर का मकबरा बनवाया था। और आपको पता है ताजमहल तो बनवाया ही था शाहजहां ने, ताजमहल तो बनवाया ही था शाहजहां ने, ठीक है। लाल किला आपका बनवाया ही था शाहजहां ने, दिल्ली का लाल किला जो है, ठीक है। और आपका मयूर सिंहासन बनवाया था, मयूर सिंहासन बनवाया था, मयूर सिंहासन बनवाया था, सिंहासन बनवाया था, ठीक है, मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। देखो शीश महल बनवाया था, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा बनाया था, ताजमहल, मयूर सिंहासन बनवाया था, ठीक है। और ये तो आपका हो गया, लाल किला भी बनवाया था। तो ये सब कुछ बनवाया था इन्होंने, ठीक है, शाहजहां ने। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन पृथ्वी सतह पर उसकी और लावा गति में शामिल है? तो वो है आपकी ज्वालामुखी, क्या है आपकी? ज्वालामुखी, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है? तो जेनेरिक जो है आपकी ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, इसका उद्देश्य था। ये जो योजना शुरू हुई थी, यह योजना 2008 में शुरू हुई थी, 2008 में शुरू हुई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वह नागरिकों को, वह देश के नागरिकों को, देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ प्रदान करना था, ठीक है, प्रदान करना था। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य तीर्थ स्थल पर आयोजित नृत्य महोत्सव में दिया जाता है? तो देवदासी जो है उड़ीसा, देवदासी क्या? उड़ीसा, ठीक है, देवदासी उड़ीसा का है। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेस्ड द propagates that the Vedanta is the religion of all and not is the Hindus alone. मतलब the Vedanta is the religion of all and not of the Hindus alone. ये किसने कहा था कि वेदांत जो है वो पूरे विश्व भर में जितने भी लोग हैं वो सभी का धर्म है, न कि एक केवल हिंदू मात्र का? तो ये कहा था आपका, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपसे बातें करूं, यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा, बस थोड़ी सी बातें करूंगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करूंगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करूंगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करूंगा। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करूंगा आपसे। तो इन्होंने, इनकी कुछ बुक्स हैं, इनकी बुक्स जो हैं, इनकी जो बुक्स हैं वो हैं ज्ञान योग, राजयोग, ज्ञान योग राजयोग, ठीक है, ज्ञान योग राजयोग, ये इनकी बुक्स है, ठीक है। और ये इनकी बुक्स है। इन्होंने ही कहा था कि वेदांत जो है सभी लोगों का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का है। और इनके बारे में एक बात और बता दूं, इन्होंने शिकागो यानी यूएसए, शिकागो यानी यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म
सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, मैं भाग लिया, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगर राजा राममोहन राय के बारे में बात करूं मैं यहाँ पे, अगर मैं राजा राममोहन राय के बारे में बात करूं, राजा राममोहन राय के बारे में बात करूं, राजा राममोहन राय के बारे में बात करूं, इन्होंने क्या किया था, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें, ठीक है, और इनके बारे में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। एक बात और इनके बारे में, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, इनकी एक बुक भी है, इनकी बुक का नाम है तोहफात ए मुवादिनी, जो कि एक ईश्वरवाद के लिए जानी जाती है, जो कि एक ईश्वरवाद के लिए जानी जाती है, एक ईश्वरवाद के लिए जानी जाती है। ठीक है, तोहफात ए मुवादिनी जो कि एक ईश्वरवाद के लिए जानी जाती है, सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात इनके लिए जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन यहां से बना था, पता क्या बना था, राजा राममोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। अब आपको यहां से एक चीज बता दूं, एक चीज इनमें से ये है, दिल्ली पुलिस में पता है क्या कहां से क्वेश्चन बनाता, दिल्ली पुलिस में दो जगह से क्वेश्चन बनाता। एक तो यहां से ये डेट पूछी गई थी, कि ये डेट दे दी गई थी नीचे, और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी किस काल में लॉर्ड राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो 1829 में। ठीक है, कभी कभी ये दे देता कि किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो राजा राममोहन राय ने। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, यहां से
अगले बारे में बात करूं, यहाँ पे राजा राममोहन राय के बारे में हमने बात कर ली है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करूं, इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इनकी मृत्यु के बाद में इनकी बागडोर जो है एकदम से सीधी सीधी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हाथों में नहीं आ गई थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया है। ठीक है, अगला हम बातें करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपसे बस इतना सा कहूंगा, कितना कहूंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में वही मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। यूं तो तुम्हें बहुत कुछ लिखा मिल जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना कि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे साथ के साथ बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था पता है? इन्होंने किया था आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने भाई साहब आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना की थी, स्थापना की 1875 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था भाई साहब? इन्होंने आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको बता दूं, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, और इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने ही कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने कहा था भाई साहब, वेदों की ओर लौट चलो। तो कुछ 3-4 इनके फैक्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बता दिया। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है जीवित टेरिफाइट्स का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तार कितना है? तो ये है असीमित एवं अतिप्रतिबंधित या सीमित प्रतिबंधित, सीमित और प्रतिबंधित। तो ये है सीमित और प्रतिबंधित। ठीक है, अगला देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि सबसे कम थी? साक्षरता दर सबसे 10 की वृद्धि, मैंने आपको बताया था कि साक्षरता लगभग 17.1 से ऐसे ही है। सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर, जो 10 की साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा जो है वो त्रिपुरा में, और सबसे कम जो है मिजोरम में। तो देखो ये प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर 10 की वृद्धि सबसे कम थी? साक्षरता दर में 10 की वृद्धि दर सबसे कम थी, तो वो थी आपकी मिजोरम में, और टॉप पे था ये त्रिपुरा। ठीक है, तो मैं जो बताता हूँ वो PYQ प्रश्न में आया हुआ है भाई, ये PYQ प्रश्न बन चुका है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जनगणना में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला लास्ट है। ये क्या बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को कौन सलाह देता है? तो वो देता है आपका मुख्यमंत्री देता थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ओके।